तो मृदा में हमने देखा था कि भारतीय मृदा जो है उसे आईसीआर के द्वारा, जो आपका इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके द्वारा 8 मुख्य भागों में बांटा गया है और 27 गौण भागों में इसको बांटा गया था। अब मृदा जो है, एक मृदा को आईसीआर के द्वारा और अमेरिकी मृदा वैज्ञानिकों के द्वारा 11 अलग भागों में बांटा गया है। लेकिन उससे पहले इसका जो अध्ययन किया गया है मृदा का, वो किया गया है अम्लीय और क्षारीयता के आधार पर। तो मृदा का अम्लीय या क्षारीय अध्ययन, क्षारीय अध्ययन या विभाजन, अध्ययन या विभाजन, मृदा में अम्लीय या क्षारीय तत्वों की उपस्थिति है या नहीं, इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। तो मृदा के अंदर कोई भी तत्व अगर पाया जाता है और मृदा में अगर अम्लीय और क्षारीय तत्वों का अध्ययन करना है तो जल की उपस्थिति होना जरूरी है। और मृदा की सतह पे जो जल आएगा या जल उपस्थित होगा, जो विद्यमान होगा, उसमें कौन सी विधि कार्य करती है। मान लो ये छोटे छोटे कण जो है सतह के ऊपर मृदा के, फिर ये इसके नीचे का स्तर है। अब जल जो है वो गिरता है नीचे की तरफ, लेकिन क्या ये जल वापस ऊपर आता है? नहीं आएगा, बात तो पूर्ण होगा। क्या ये जल ऊपर आएगा? आएगा ना, आएगा भौतिक माध्यम से, लेकिन आएगा तो सही। क्योंकि भौतिकी क्या होंगी, जड़ें, और जड़ों में जल क्या करती है, जल को सोखती है, और जल के साथ में जो खनिज तत्व होते हैं उनको सोखती है। तो नीचे से जल का ऊपर की ओर आना, ये क्या कहलाता है, केशिका तत्व। तो क्या केशिका तत्व काम करता है ना, क्यों? क्योंकि जल के क्या होंगे, तरल कण। अब तरल जो कण होंगे उनको जड़ों के माध्यम से तना जो है इसके क्या करेंगे, ठोस कण आकर्षित करेंगे। तो भूमि का जो जल है वो किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब ऊपर की ओर जाएगा तो जहां तना और सतह ये दोनों मिलेंगे कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह होगी, वहां पे आपको नमी दिखाई देगी सरफेस के ऊपर, दिखेगी नहीं दिखेगी, आप कभी भी देख लेना चाहिए। कोई भी पेड़ है, उस पेड़ का नीचे जैसे ही तना ऊपर की ओर आओगे सतह पे, और जहां पे सतह और तना दोनों ऐसे मिलते हुए दिखाई देंगे, वहां पे आपको आसपास की क्षेत्र में नमी दिखाई देगी। तो जल वहां कैसे आया, केशिका विधि से या केशिका विधि से। तो अगर हम मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में कौन सी विधि कार्य होती है, तो हम कहेंगे कि इसका अध्ययन केशिका विधि के द्वारा किया जाता है। केशिका विधि के अध्ययन द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहला जो विभाजन है आपने देखा, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, ये सब आपने देखी। लेकिन अब हम चल रहे हैं किसी और ग्रेड पे और सिस्टम पे। वो जो विभाजन है उसके लिए पहला विभाजन कौन सा करना होगा, अम्लीय और क्षारीय। और मृदा का अम्लीय और क्षारीय विभाजन हम करेंगे तो कौन सी विधि को अपनाएंगे, तो उसमें विधि होगी केशिका विधि। और नहीं याद है तो स्तंभ याद रखना, स्तंभ में जो नमक बनता है वो नमक केशिका विधि से ही बनता है। केशिका विधि क्या होता है, नमक के जो कण है वो कहां आएंगे, बाहर आएंगे। तो केशिका विधि जल का सतह के माध्यम से ऊपर चढ़ना, ये होता है केशिका विधि। इसमें क्या कर रहा है, जड़ों के माध्यम से जल के अणु जो है वो तने के ठोस अणु के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, इसलिए वो आएंगे ऊपर आएंगे। अब आपको तने में आपको छोटे 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 पानी के कण जो है वो दिखाई देते हैं, क्या आपको तने भी दिखाई देते हो, तने भी दिखेंगे, क्या आपको कुछ छोटे जड़ों में दिखाई देंगे, आपको जड़ों में दिखेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि मृदा जो है, एक मृदा का जो अनुचर भाग है, हालांकि भारत में सबसे पहले अध्ययन मृदा का अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो व्यक्ति होता है टूडनल। अपने दरबार में जो उसकी दयासाला बंदोबस्त का संचालन करता था, कहने का मतलब कि तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले मृदा का अध्ययन किया और उसी ने भूमि को 4 भागों में बांटा था, पोलर, पृथ्वी, साचर और बंजर। और वो उपजाऊ का क्या था, कौन सी भूमि कितनी उपजाऊ है, वो पहला व्यक्ति है। बाकी सारी चीजें बात की। अब वर्तमान में हम जो अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हम दो प्रकार की मृदा अध्ययन करते हैं, एक होती है अनुचर, एक होती है उपजाऊ। अनुचर मृदा, अनुचर मृदा मतलब जिसके कणों के अंदर उत्पादक जो तत्व है या सक्रिय तत्व है उनकी क्या होगी, कमी पाई जाएगी। खाद्य से उसके अंदर कैल्शियम की, पोटास की, नाइट्रोजन की और इसके अलावा ह्यूमस की, ये तत्व क्या होंगे, कम पाए जाएंगे। और ये तत्व क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं किसको, मृदा के कणों को। ये जो अध्ययन होता है इसको हम क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन विज्ञान क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। लेना होगा तक अनुपम मृदा में, अनुपम मृदा में पोटास, फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, ह्यूमस आदि की अत्यधिक कमी पाई जाती है, आदि की अत्यधिक कमी पाई जाती है, अत्यधिक कमी पाई जाती है। इसके निम्नलिखित स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम अनुपम मृदा के निम्नलिखित स्थानीय नाम है, जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, रेह, कल्लर, ऊसर, रायल, थूर, रेह, कल्लर, ऊसर, रायल, थूर और चौपन, और टोपन, टोपन, टोपन। तो भारत में अनुपम जो मृदा है उसके स्थानीय नाम कौन कौन से हैं, रेह, कल्लर, ऊसर, रायल, थूर और चौपन। हाँ बंजर, वो तो पूरा एक एरिया हो गया, हम खाली बात कर रहे हैं मृदा की बात कर रहे हैं। बंजर तो भूमि होगी, ये मृदा है, बता लिया। अब है आईसीआर तथा अमेरिकी कृषि विभाग, अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा अध्ययन कर भारतीय मृदा का विभाजन 11 प्रकार से किया गया है, 11 प्रकार से किया गया है। इससे पहली है इंसेप्टी सोल, पहला है इंसेप्टी सोल। यह लगभग 39.4% भूभाग पर है, 39.4% भूभाग पर है। यह मुख्यतः बांगर प्रकार की भूमि में पाई जाती है, बांगर प्रकार की भूमि में पाई जाती है। इसमें
मृदा के पैतृक तत्वों का अभाव होता है। पैतृक तत्वों का अभाव होता है। पैतृक तत्वों का अभाव होता है। बांगर प्रकार की क्षेत्र में पाई जाती है, लगभग 39.4% भूभाग पर है, और मृदा के जो पैतृक तत्व होते हैं उन पैतृक तत्वों का इसमें अभाव होता है। और पैतृक तत्व कौन से होंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम और ह्यूमस। देखना जल्दी में पैतृक तत्व। पैतृक तत्व होते हैं मृदा के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम और ह्यूमस और ह्यूमस और ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम और ह्यूमस। फिर दूसरी है एंटीसॉल्स। एंटीसॉल मृदा। एंटीसॉल मृदा जो है ये लगभग 28.8% भूभाग पर है। भूभाग पर। और यह है खादर प्रकार की भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इंसेक्टिसॉल और एंटीसॉल कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? क्वेश्चन सीधा ऐसे आएगा कि भारत में खादर या बांगर के मैदानों से संबंधित मृदा कौन सी है? यह आ जाएगा कि भारत का उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, उसमें किस प्रकार की मृदा का अधिक विस्तार है? बांगर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कछारी मृदा है, उत्तरी पूर्वी मैदानों में मिलेगी आपको। तो बांगर वहां है, खादर वहां है, तो कौन सी मृदा की अधिकता आपको मिलेगी? इंसेक्टिसॉल और एंटीसॉल की। नोट लगा के लिखना, ये बात दोनों फिर लिखना, ये दोनों का फिर लिखना। अब ये कितना एरिया कवर कर लिया? लगभग 40 और लगभग 30, 70% एरिया कवर कर दिया। तो सबसे ज्यादा विस्तार किसका होगा? इन दोनों का होगा। और भारत में अगर हम देखें तो भौगोलिक आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत। जबकि अधिकता किसकी है? मैदानों की अधिकता है। तो ये मृदा पाई जाएगी मैदानी क्षेत्र में, और कृषि होती है मैदानी क्षेत्र में। और ये दोनों ही प्रकार की मृदा, बांगर या खादर, दोनों कैसी है? उपजाऊ मृदा है। तो दोनों ही होता है। तो ये जो मृदा है, कहने का मतलब इंसेक्टिसॉल और एंटीसॉल, ये दोनों प्रकार की मृदाएं, दोनों प्रकार की मृदाएं भारत के मैदानी भाग में अधिकता में पाई जाती है। यह भारत की उपजाऊ मृदा है। यह भारत की उपजाऊ मृदा है। यहां पे प्रश्न ये भी आ सकता है, इंसेक्टिसॉल या एंटीसॉल किस प्रकार की मृदा है? जलोढ़ मृदा है, कैसी मृदा है? कछारी मृदा है। कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? मैदानी भागों में पाई जाएगी। या फिर बांगर प्रकार की कौन सी है? खादर प्रकार की कौन सी है? या कितने प्रतिशत भूभाग में स्थित है? बड़ी प्रकार के प्रश्न होगा। और ये जानने के मैदानों में पाई जाती है, सर्वाधिक है और उपजाऊ प्रकार की है, तो आपको अपने आप निकल जाएगा या इंसेक्टिसॉल या एंटीसॉल। बता दिया। इंडियन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च या इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारत का कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अलीबाग नाम है। ये है एल्फीसॉल। इसका कौन सा है? एल्फीसॉल। एल्फीसॉल ये 18.08% भूभाग पर उपस्थित या अंशदान। यह मृदा हल्की भूरे बादामी रंग की होती है। बादामी रंग की होती है। हल्के भूरे बादामी रंग की होती है। हल्के भूरे बादामी रंग की होती है। और मुख्यतः हल्का भूरा बादामी रंग कहां मिलेगा आपको? पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों की तलहटी में मिलेगा। कहां मिलेगा? पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों की तलहटी में। तो सिंपल लेना, इस प्रकार की मृदा पर्वतीय क्षेत्रों की तलहटी में पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा पर्वतीय क्षेत्रों की तलहटी में पाई जाती है। तलहटी मतलब तल। तो चौथा है वर्टिसॉल। वर्टिसॉल जो मृदा है इसका लगभग 18.52% अंशदान है। प्रतिशत अंशदान। कौन सा? वर्टिसॉल। इसको आप सीधा सिंपल कह सकते हो कि दक्षिण भारत में पाई जाने वाली काली मृदा, दक्षिण भारत में पाई जाने वाली काली मृदा क्या कहलाती है? वर्टिसॉल। अब जो कृषि विशेषज्ञ हैं, अच्छा वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या अमेरिकी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा की गई घोषणाएं, उनका ये मानना है कि वर्टिसॉल प्रकार की मृदा होती है ये कृषि कार्यों के लिए कठिन होती है। कृषि कार्यों की संपन्नता हेतु कठिन होती है। संपन्नता हेतु कठिन। चिकनी होगी पकड़ नहीं। अगर आप मशीन करना चाहो तो भी नहीं, और मशीनरी करना चाहो तो भी नहीं। दूसरा, जो पौध होगी उस पौध की पकड़ भूमि में ज्यादा होगी, वो भी कम होगी। वो जैसे जैसे सूखी जाएगी पकड़ भूमि जाएगी। अगर पूरी सूख गई, पूरी पकड़ भूमि होगी। दोनों तरीके से नुकसान है। पानी रहेगा, पकड़ कम रहेगी, आपको पा सकते हो। जैसे जैसे सूखी जाएगी टाइट हो जाएगी, पकड़ जाएगी, होगी। और वो जगह में अंदर जाएंगे तब आ जाएगा। दूसरा, अगर आपसे पानी है दूसरे कृषि करना चाहो तो पशुओं के माध्यम से हम कुछ कृषि नहीं कर पाएंगे। मशीनरी के माध्यम से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। पानी है फिर हम 20 रुपये देंगे। कहने का मतलब ये क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र बहुत ही अनुकूल स्थितियां हैं तो आप कृषि कर सकते हो। और ये क्षेत्र होगा आपको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, और प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के अंदर अधिकांश क्षेत्रों में लगभग हर मौसम में वर्षा होती है। तो भारत में कृषि के या कृषि कार्यों से संबंधित सबसे कठिन मृदा उपस्थिति कौन सी प्रकार की है? वर्टिसॉल। कहां पाई जाती है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत की भी कौन सी मृदा? मुख्यतः काली मृदा। विशेषता क्या बताइए इसकी कि ये कृषि कार्यों की संबंधता हेतु बहुत ही कठिन होती है। नोट लगा लेना। इस मृदा में परंपरागत व गैर परंपरागत दोनों ही प्रकार से कृषि कार्य कठिन होता है। परंपरागत व गैर परंपरागत दोनों ही प्रकार से कृषि कार्य कठिन होता है। आज ही है एरिडोसॉल। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अब शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में मुख्यतः अरावली का पश्चिमी भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग और कुछ हिस्सा गुजरात का उत्तरी पूर्वी और बिल्कुल नाम कुछ हिस्सा जो है जो पाकिस्तान का पंजाब का दक्षिणी पश्चिमी पंजाब का। वही मोस्ट जहां पे एरिड क्षेत्र जहां पे एरिड जोन उस क्षेत्र में होता है वहीं मृदा पाई जाएगी। विशेषता क्या है? विशेषता ये कि इसमें मृदा की ऊपरी सतह का पलायन सवारी मिलेगा। दूसरी कांटे वाली मिलेगी, जल मिलेगी, पानी से क्षमता वाली होगी। तो सिंपल सा याद रखो, मलतली क्षेत्र, मलतली
अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र, अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र। राज्य मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत ज्यादा समय। अभी राजस्थान की शिक्षा रैंकिंग आई है, जैसे नंबर 1 पे है। और पेपर करने वाला जालोर सबसे नीचे है। अब उसमें नहीं हो, कम तुम भी नहीं हो, कम तुम भी नहीं हो। गालियां फिर है चेकिंग अल्टीसोल, अल्टीसोल, अल्टीसोल जो मृदा है आप कह सकते हो लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा, अल्टीसोल लाल पीली मृदा है। क्या सुना? वह तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिलनाडु क्षेत्र में, क्षेत्र में। अब ये पूरी केरल तमिलनाडु पूरे में नहीं है, तो सारी कौन सा बात है जहां पे नम और शुष्क जलवायु पाई जाती है, वहां पे, वहां पे कहां पे नम और शुष्क जलवायु क्षेत्र में, शुष्क जलवायु क्षेत्र में, नम और शुष्क जलवायु क्षेत्र में, जहां पे केरल और तमिलनाडु, नम और शुष्क जलवायु क्षेत्र में वो कहता है केरल और तमिलनाडु। रंग कैसा होता है? लाल और पीला। बताइए ये है मॉलीसॉल, मॉलीसॉल। ये मुख्यतः मोटे कण वाली द्विसंयोजी, मोटे कण वाली द्विसंयोजी मृदा है, मोटे कण वाली द्विसंयोजी मृदा है। यह मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, तराई क्षेत्र में पाई जाती है, पाई जाती है। हाँ, दूसरे के अंदर बैठ के बंदूक चलाना है। तो मुख्यतः उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और कैसी है? द्विसंयोजी। द्विसंयोजी का मतलब है दो अलग अलग बंद बनते हैं इसके। यहाँ आप देखोगे तो एक तो क्या करती है, बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ के आती है। कण कैसे हैं? मोटे। तराई क्षेत्र की बात होगी, तराई क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे कभी नदियां जो है आपको लुप्त होती दिखाई देती है, वो कभी दिखाई देती है। फिर जैसे जैसे कण आते जाएंगे नदी जो आपको सतह दिखाई देगी। एक बड़ी पाषाण जो कर रही है, दूसरा मैदान का निर्माण कर रही है। उन दोनों के बीच में जो बदली क्षेत्र होता है, ना कण बहुत ज्यादा छोटे, ना कण बहुत ज्यादा मोटे, मध्यम प्रकार के कण, जैसे हम करते हैं अन्य आधारभूत कार्यों की संपदा के लिए मृदा का उपयोग करते हैं, वो है द्विसंयोजी। नोट लगा इसमें। यह सर्वाधिक मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है, यह सर्वाधिक मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है, मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है। अभी है स्पेडोसोल, यह सर्वाधिक मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है। स्पेडोसोल, स्पेडोसोल, यह हल्के भूरे राख जैसे रंग वाली मृदा है, हल्के भूरे राख जैसे रंग वाली क्या है? मृदा है। कहां मिलेगी? जहां पे ज्वालामुखी होंगे होते हैं या कभी ज्वालामुखी का प्रभाव रहा होगा, ये क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो नोट लगा लेना, मुख्यतः ज्वालामुखी अभिक्रिया क्षेत्रों में, मुख्यतः ज्वालामुखी अभिक्रिया क्षेत्रों में, ज्वालामुखी अभिक्रिया क्षेत्रों में। ये है हिस्टोसोल मृदा, हाँ तराई क्षेत्र। हाँ, पानी जो है बोले में अगर सतह पे आएगा तो कुछ भाग से जल्दी नहीं होगा, और जो मच्छर होते हैं वो हमेशा कैसे पानी के ऊपर रहते हैं? पानी में, ठहरे पानी में, तो जल्दी भाग ठहरा पानी होगा, तो वो पूरी पूरी पत्ती होगी मच्छरों का, वहां पर पानी होगा, मच्छर ज्यादा होंगे, मलेरिया होने वाला है। तो मुख्यतः मलेरिया के पेशेंट ज्यादा तराई क्षेत्र में मिलेंगे। और तराई क्षेत्र में गंदगी ज्यादा है, मुख्यतः वाला क्षेत्र, तो सवाल आपको बोलते हैं, आपको क्षेत्र बोलते हैं, वो है ये है हिस्टोसोल। इसे कार्बनिक मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कार्बनिक मृदा, कार्बनिक मृदा भी कहते हैं। यह मुख्यतः पीठ व दलदली क्षेत्र की मृदा है, दलदली क्षेत्र की मृदा है, पीठ तथा दलदली क्षेत्र की मृदा है। मुख्यतः मिलेगी डेल्टा व लघुन क्षेत्रों में, मुख्यतः डेल्टा व लघुन क्षेत्रों में, जैसे सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र हो गया, चिल्का झील उड़ीसा के पास में लघुन क्षेत्र हो गया। लघुन क्षेत्र में समुद्र का पानी ज्यादा हल्की हुआ है, और फिर जो भूमि क्रिया है उसके कारण वो एक मृदा की परिधि बन जाए और समुद्र का जल जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में लॉक हो जाए, वो क्या है? लघुन है। यह मुख्यतः डेल्टा व लघुन क्षेत्रों में मिलती है। 10वीं है एंडीसोल, है ये मुख्यतः डेल्टा व लघुन क्षेत्रों में पाई जाती है, डेल्टा व लघुन क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर एंडीसोल, एंडीसोल यानी बहुत होता है एंडी शब्द, हाँ हाँ बोलो एंडी, अच्छा एंडी बता। यह मृदा ज्वालामुखी अभिक्रिया, अभिक्रिया का परिणाम है, ज्वालामुखी अभिक्रिया का परिणाम है, जिसमें जिसमें खनिज तत्वों की, जिसमें खनिज तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है, खनिज तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है। लास्ट है ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल, यह सर्वाधिक अपक्षयित मृदा है, सर्वाधिक अपक्षयित, अपक्षयित मृदा है। अक्षय का मतलब बिना 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 अपक्षयित मृदा है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण केरल के समीप है, इसका सर्वाधिक संकेंद्रण केरल के समीप है, केरल के समीप है।